Welcome to Help for Good Learning. I'm Ashish Gadpale, your C++ trainer, and today we are going to discuss about class and objects. So what is class? A class is a way which binds data member and its associate function together within a single unit. Class क्या होता है? एक वे होता है जो बाइंड करता है डेटा मेंबर और उसके फंक्शंस को. Then any variable declared within a class are called as data member and any function declared within a class are called as member function. तो जो भी क्लास के अंदर हम लोग वेरिएबल्स क्रिएट करने वाले हैं लाइक इंट फ्लोट क्या टाइप की जो भी वेरिएबल्स होंगे उनको हम लोग क्या बोलते हैं डेटा मेंबर्स और उसके अंदर पे जो भी हम लोग फंक्शन डिक्लेयर करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं मेंबर फंक्शन. सो बाय डिफॉल्ट एनीथिंग डिक्लेयर विद इन अ क्लास आर प्राइवेट. तो हम लोग अगर बाय डिफॉल्ट जो भी डिक्लेयर करते हैं लाइक हम लोगों ने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किया या मैंने जो है कुछ वहां पे फंक्शंस डिक्लेयर किया तो सारे के सारे बाय डिफॉल्ट उसका एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है एज अ प्राइवेट. So let we discuss about syntax of the class. So we have a class keyword. हमारे पास में एक class keyword है जो हमें क्या लिखना पड़ता है class name. Then हमारे पास में एक private होता है public and protected. तो हम लोग डेटा को जो डेटा मेंबर से हमारे मेंबर फंक्शन से उसको एज अ प्राइवेट रख सकते हैं, हम लोग एज अ पब्लिक रख सकते हैं, एज अ प्रोटेक्टेड रख सकते हैं. ठीक है, ये प्राइवेट पब्लिक और प्रोटेक्टेड मींस क्या होता है कि अगर कोई डेटा हमने इनसाइड ए क्लास अगर प्राइवेट रखा हुआ है तो उसे हम लोग जो है आउटसाइड क्लास एक्सेस नहीं कर सकते, उस क्लास में ही वो एक्सेसिबल रहेगा, उस क्लास के डेटा मेंबर के लिए ही वो एक्सेसिबल रहेगा. सो अगर मुझे मेन से अगर कुछ फंक्शन को अगर कॉल करना है तो आपको उसको क्या करना पड़ता है पब्लिक सेक्शन में लिखना पड़ता है. मींस एनी डेटा इज डिक्लेयर्ड इनसाइड अ पब्लिक. ठीक है, आपके पास में अगर पब्लिक में अगर कोई डेटा डिक्लेयर तो उसे हम लोग जो आउटसाइड क्लास से एक्सेस कर सकते हैं. प्रोटेक्टेड मींस क्या होता है कि प्रोटेक्टेड में क्या होता है कि जो भी डेटा इनसाइड क्लास एज अ प्रोटेक्टेड डिक्लेयर है तो वो उसके सिंगल चाइल्ड तक एक्सेस रहता है, मतलब सिंगल लेवल इनहेरिटेंस एक्सेस रहता है. मींस फॉर एग्जांपल ये अगर मेरे पास में पर्सन नाम का एक क्लास है, पर्सन नाम का एक क्लास अगर हमने कोई चाइल्ड क्लास अगर इसका बनाया हुआ है और यहाँ पे कोई डेटा अगर प्रोटेक्टेड है तो वो वहां पे सिर्फ उसी क्लास तक एक्सेस रहेगा. और मान लीजिए कि इसका जो भी चाइल्ड है उसका और कोई चाइल्ड क्लास है तो वहां पे वो एक्सेसिबल नहीं रहेगा, क्योंकि जो डेटा पेरेंट क्लास में प्रोटेक्टेड रहता है वो उसके चाइल्ड क्लास में प्राइवेट बन जाता है. और आपको पता है कि प्राइवेट डेटा एक्सेसिबल होता है क्या? नहीं होता है. इसका मतलब वो उसका जो चाइल्ड रहेगा उसमें एक्सेसिबल नहीं होता. तो हमारे पास में एग्जांपल है कि मेरे पास में एक मान लीजिए कि क्लास पर्सन है और वहां पे हमने लिखा प्राइवेट, एक डेटा डिक्लेयर किया. देन हमारे पास में दो डेटा है, हमारे पास में एक पीआईडी और नेम इंट और कैर टाइप का, और पब्लिक सेक्शन में हमने क्या लिखा वॉइड सेट डेटा. तो हमने वॉइड सेट डेटा में क्या लिखा पर्सन क्लास. तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप उसको जो है वहां पे उसका कोड लिख सकते हैं. आप यहाँ पे जैसे फैक्टोरियल फाइंड करना है, यहाँ पे आपको आर्मस्ट्रांग नंबर फाइंड करना है उसका आप कोड लिख सकते हैं, एडिशन परफॉर्म करना है उसका कोड लिख सकते हैं. ये जो डेटा पीआईडी पी नेम है इसको वहां से यूजर से पास करके यहाँ पे आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, यहाँ पे उसके साथ में ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. तो एवरीथिंग वी कैन डू इनसाइड अ क्लास. So what is object guys? Object is the instance of class. Object क्या होता है? एक instance of class होता है and it is a basic runtime entity of object oriented system. और ये basic runtime entity of object oriented system को. And what is class also? The class represents the logical representation of thing. It is like a blueprint. ये क्या होता है? ये blueprint जैसे होता है. ये क्या करता है? एक logical representation होता है. एक things को logical represent करने का काम करता है class. So what is object? The object is the physical representation of class or physical representation of things. Means उस class को फिजिकली रिप्रेजेंटेशन करने का काम कौन करेगा? ऑब्जेक्ट करेगा. मींस एंड देयर इज नो मीनिंग ऑफ क्लास इफ यू आर नॉट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास. मींस आपको एक चीज नोट करना है कि उस क्लास का कोई भी मीनिंग नहीं है कि अगर हमने उसका कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया. फॉर एग्जांपल हमारे जो नंबर ऑफ क्लासरूम्स रहते हैं हमारे कॉलेज में, तो मान लीजिए कि हमारे पास में नंबर ऑफ क्लासरूम्स हैं, वहां पे स्टूडेंट नाम के ऑब्जेक्ट है, एडमिशन ही नहीं लिया है, तो उस क्लास का कोई मीनिंग है? उस क्लास का डेटा मेंबर लाइक ब्लैक बोर्ड चेयर्स हम एक्सेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते. मींस अगर हमारे पास में अगर क्लास क्रिएटेड है तो उसका ऑब्जेक्ट कंपलसरी है, उसको हमको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा क्योंकि हमें उस डेटा को एक्सेस करना है. सो इन C++ वी कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट टू टाइप्स. हमारे पास में दो टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं. एक होता है स्टैटिक ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है डायनामिक ऑब्जेक्ट. तो इसका सिंटैक्स है स्टैटिक ऑब्जेक्ट का, हमें लिखना पड़ता है पर्सन P. देन हमारे पास में डायनामिक ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करते हैं पर्सन P इक्वल टू न्यू पर्सन. इस तरीके से हम लोग जो क्या करते हैं डायनामिक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में एग्जाम्पल है, एक पर्सन नाम का क्लास है. पर्सन नाम के क्लास में हमने पीआईडी नाम का एक इंटीजर वेरिएबल है जिसको प्राइवेट रखा हुआ है 101, उसका हमने डेटा डाल के रखा है. कैर नाम का मेरे पास एक एरे है कैरेक्टर टाइप का जिसके नेम में मैंने राज जो है एक स्ट्रिंग स्टोर किया हुआ है. फिर मैं शो नाम के फंक्शन में क्या कर रहा हूँ उसको प्रिंट कर रहा हूँ, उस डेटा को पीआईडी और पी नेम को क्या कर रहा हूँ उसको प्रिंट कर रहा हूँ. देन पर्सन नाम का एक हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ये आपका स्टैटिक ऑब्जेक्ट है. तो स्टैटिक ऑब्जेक्ट से हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे? डॉट लगा के. आपको पता है कि जो क्लास का जो डेटा होता है, क्लास का डेटा किस तरीके से एक्सेस किया जाता है? डॉट लगा के. तो p डॉट शो इस तरीके से एक्सेस होगा. तो ये मान जैसे हम लोगों ने
पर्सन पी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो पी क्या होगा, पी के पास में एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट होगा, उस मेमोरी लोकेशन में पीआईडी के लिए मेमोरी मिलेगी, नेम के लिए मेमोरी मिलेगी। तो जब पीआईडी और नेम के लिए मेमोरी मिलेगी तो उस क्लास का डेटा एक्सेस करने के लिए मेरे पास में फिर क्या रहेगा कि ऑब्जेक्ट दिया हुआ है पी, और उस पी के पास में क्या है, उस पी के पास में एक शो नाम का फंक्शन है जिसका यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, शो फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग स्टैटिक ऑब्जेक्ट। अनदर वे है मेरे पास में कि हम लोग पर्सन एक पॉइंटर टाइप का एक ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करेंगे P1, उसको न्यू पर्सन कर सकते हैं। हम लोगों ने जब न्यू कीवर्ड पढ़ा था तो उसमें ये सिंटैक्स भी डिस्कस किया था। तो जो पॉइंटर टाइप का जो ऑब्जेक्ट होता है, अगर उसको हम लोग उससे हम लोग अगर एक्सेस करना है किसी फंक्शन को, किसी डेटा को, तो आपको एरो का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं कैसे एक्सेस करूंगा, P1 एरो शो, इस तरीके से जो हम लोग क्या करेंगे, इसे एक्सेस करेंगे। तो जो क्लास जो होता है अपना यहाँ पे, तो क्लास के अंदर में हमारे दो टाइप के हम लोग ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। तो जो हायर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, लाइक अगर आप जावा, अगर आप स्पेशली अगर जावा अगर पढ़ते हैं, तो जावा में आप देखेंगे कि आपको डायनामिक ऑब्जेक्ट ही मिलेगा, मतलब न्यू कीवर्ड से जो है आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। तो हमारे पास में अगर मान लीजिए हमें ऑलरेडी सिंटैक्स पता है कि हम लोग ऑब्जेक्ट न्यू कीवर्ड से भी C++ में हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, तो जब हम हायर लेवल लैंग्वेजेस पे जाएंगे लाइक जावा, तो आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा, तो आपको लगेगा कि मैंने ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए हम दोनों को जो है डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, स्टैटिक ऑब्जेक्ट के थ्रू और डायनामिक ऑब्जेक्ट के थ्रू। आपके कोई भी आउटपुट में चेंजेस नहीं आएगा। देन मेरे पास में नेक्स्ट है कि डिफाइन मेंबर फंक्शन विद इन ए क्लास। तो हम लोग जो है C++ में मेंबर फंक्शन जो होते हैं वो इनसाइड क्लास और आउटसाइड क्लास दोनों वे से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब किसी फंक्शन का डेफिनेशन हम लोग जो है इनसाइड क्लास लिख सकते हैं, किसी फंक्शन का डेफिनेशन जो है हम लोग आउटसाइड क्लास भी लिख सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग किस तरीके से उसे एक्सेस करेंगे हम इनसाइड क्लास और आउटसाइड क्लास के फंक्शंस को। तो फंक्शन इनसाइड एंड आउटसाइड क्लास, तो यहाँ पे एक फंक्शन है मेरे पास में, देखिए एक डेटा है मेरे पास में प्राइवेट टाइप का आइटम नंबर, दूसरा डेटा है मेरे पास में प्राइस, और फिर हमारे पास में पब्लिक फंक्शन है सेट आइटम नाम का। सेट आइटम जो है हमारे पास में इनसाइड क्लास फंक्शन है। मतलब क्या है, इनसाइड क्लास का मीनिंग क्या है कि डेफिनेशन भी हमको इनसाइड क्लास ही देना है। जहां पे फंक्शन डिक्लेयर किया है मैंने पब्लिक सेक्शन में, वहीं पे उसका डेफिनेशन दिया है। तो मैंने इसका डेफिनेशन यहीं पे दिया है, क्या लिखा है, सी आउट एंटर नंबर, इंटर आइटम नंबर एंड प्राइस, और इसका आइटम नंबर और प्राइस जो हमने क्या किया, एक्सेप्ट किया है, और इसके जो लोकल डेटा वेरिएबल्स हैं जो आइटम और प्राइस में हमने डाल दिया। एक मेरे पास में शो नाम का फंक्शन है जिसको मैंने सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ा है, प्रोटोटाइप देके छोड़ दिया है। ठीक है, ये फंक्शन का डेफिनेशन हम आउटसाइड क्लास देने वाले हैं। तो आउटसाइड क्लास में इसका डेफिनेशन देने के लिए क्या सिंटैक्स है, इसका सिंटैक्स है, सबसे पहले आपको रिटर्न टाइप लिखना है वॉइड तो वॉइड, फिर आपको ये देखना है कि वो जो फंक्शन है शो, वो किस क्लास से बिलोंग करता है, कौन से क्लास से बिलोंग करता है, आइटम क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है, देन आपको स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करना है उसका फंक्शन एक्सेस करने के लिए, और आपको फंक्शन का नेम देना है। तो इस तरीके से जो फंक्शन जो है हम आउटसाइड क्लास उसको लिख सकते हैं, उसका डेफिनेशन आउटसाइड क्लास हम लोग दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आइटम नंबर और प्राइस इंटर किया हुआ था, और यहाँ पे मैंने क्या किया, उसको डिस्प्ले किया आइटम नंबर और प्राइस को। फिर हमने मेन के अंदर क्या किया है कि मेन के अंदर में जो है हमने एक आइटम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, सेट आइटम को कॉल किया, तो यूजर को क्या बोलेगा, एंटर आइटम नंबर एंड प्राइस। फिर शो को कॉल किया, तो शो में क्या करेगा, ये आइटम और शो को क्या करेगा, आइटम का जो शो फंक्शन है वो क्या करेगा, अपना आउटपुट प्रिंट करेगा। इस तरीके से जो हम फंक्शन को इनसाइड क्लास और आउटसाइड क्लास दोनों वे से हम एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम लोग प्रोग्रामिंग की अगर हम लोग बात करें, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग की बात करें, तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप हमेशा आपको क्या करना है, आउटसाइड क्लास का फंक्शन ही यूज करना है। तो मेरे पास में एक आईडी है और उसका प्राइस है 44, इस तरीके से। तो हमारे पास में आइटम नंबर 111, प्राइस मैंने एंटर किया था 444, तो इस तरीके से उसने प्रिंट कर दिया। तो हमारे लिए बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि हमें फंक्शन हमेशा आउटसाइड क्लास करना है। बेनिफिट भी ये है कि आपके इनसाइड क्लास नंबर ऑफ फंक्शन डिक्लेयर करके रखते हैं, तो आपको ऐसा ज्यादा कंजस्टेड नहीं लगेगा, आपको मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग करने में हेल्प जाएगा। अदरवाइज क्या होता है कि हम एक ही क्लास के अंदर जो सारे प्रोग्राम्स हम लोग लिख लेते हैं, सारे फंक्शंस का डेफिनेशन दे देते हैं, सारा कोड लिख लेते हैं, तो समटाइम ऐसा होता है कि मेरे एक फंक्शन में अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो दूसरे फंक्शन में मुझे ट्रेस करने में बहुत प्रॉब्लम आता है कि हम लोग डिटेक्ट ही नहीं कर पाते कि वो जो एरर है पर्टिकुलर उसी फंक्शन का है या नहीं है। देन नेक्स्ट है हमारे पास में एरे ऑफ ऑब्जेक्ट इन C++। तो C++ also provide a new concept that is object array by which we can create multiple copies of object।
अब यहाँ पे क्या होता है कि ऑब्जेक्ट की कॉपीज क्रिएट करना मीन्स व्हाट, कि जो भी डेटा आपने इनसाइड क्लास आपने लिखा हुआ है उसका एक, जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसकी एक कॉपी क्रिएट होती है, ठीक है। एक कॉपी क्रिएट होती है मतलब क्या, एक इंस्टेंस मेमोरी जो है आपकी क्रिएट होती है हीप मेमोरी में, ठीक है। आपको एक इंफॉर्मेशन बता देता हूँ आपको कि जब भी हम लोग कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसकी जो मेमोरी है वो हीप मेमोरी में क्रिएट होती है, जो कि रन टाइम में आपकी क्या करते हैं, मेमोरी ऑक्यूपाई करती है। तो उसके लिए क्या करता है कि जितना भी वेरिएबल वहां पे इनिशियलाइज है सबके लिए सभी का जो मेमोरी है उस ऑब्जेक्ट के लिए इनिशियलाइज कर देता है। अगर मान लीजिए मैंने उस क्लास के नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या होती है, नंबर ऑफ कॉपीज क्रिएट होती है। तो ऑब्जेक्ट एरे मतलब क्या, कि हम लोग क्या करने वाले कि एक एरे क्रिएट करने वाले और उस एरे में हम लोग जो है वो जो ऑब्जेक्ट एरे जो रहेगा उस ऑब्जेक्ट एरे में कुछ वैल्यू पास करेंगे, लाइक स्टैटिक वैल्यू कोई पास करेंगे, और जिसके कारण हम उसकी क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट की मल्टीपल कॉपीज क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरीके से हम लोग एरे जो रहता है हमारा नॉर्मल एरे, इंट फ्लोट कैर वाला एरे, उसमें लोग मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करते हैं उस पर्टिकुलर वेरिएबल की, उसी तरीके से सेम जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट की भी मल्टीपल कॉपीज क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट एरे। मेरे पास में एक मैक्स नाम का वेरिएबल है कांस्टेंट टाइप का, और उसको मैंने 10 से इनिशियलाइज किया हुआ है, मतलब मैक्स का वैल्यू अभी क्या है मेरे पास में 10 है। मेरे पास में 3 प्राइवेट डेटा है, एस आई डी, एस नेम, पी आर, मैंने इसको डिक्लेयर किया। दो मेरे पास में सेट और शो नाम के फंक्शन है। मैं इसको आउटसाइड क्लास इसका डेफिनेशन दे रहा हूं। सेट में मैंने क्या किया, मैंने तीनों वेरिएबल में क्या किया, वैल्यू असाइन किया हुआ है, मतलब एंटर स्टूडेंट आईडी, एंटर स्टूडेंट नेम, एंटर स्टूडेंट परसेंटेज मैंने लिखा हुआ है, और रिस्पेक्टिवली मैंने उसको क्या किया, एक्सेप्ट किया हुआ है। ये जो सेट नाम का फंक्शन है ये इस डेटा को एक्सेस कर सकता है, इसके प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकता है। क्यों एक्सेस कर सकता है, क्योंकि ये जो सेट है इसी क्लास का मेंबर है, तो सेम क्लास के मेंबर जो है अपना प्राइवेट डेटा, पब्लिक डेटा जो है एक्सेस कर सकते हैं। देन हमारे पास में शो नाम का फंक्शन है, तो शो नाम के फंक्शन हमने क्या किया, एस आई डी और एस नेम को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो एस आई डी और एस नेम को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया शो नाम के फंक्शन में। अब मेरे पास एक मेन नाम का फंक्शन है, उसमें हम लोग बोल रहे हैं एंटर हाउ मेनी रिकॉर्ड्स यू वांट टू स्टोर, कितने रिकॉर्ड मुझे स्टोर करने हैं। तो मैंने यूजर को बोला कितने रिकॉर्ड स्टोर करने हैं, सपोज 5 रिकॉर्ड स्टोर करने हैं। और स्टूडेंट के मैंने ऑब्जेक्ट की कितनी कॉपीज बनाई, 10 कॉपीज बनाई, क्योंकि ऊपर में मैक्स का वैल्यू कितना है, यहाँ पे चेक कीजिए, मैक्स का वैल्यू कितना है 10। तो जब मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे 10 पास किया, मैक्स पास किया, तो यहाँ पे कितना पास हुआ 10, मतलब जो स्टूडेंट का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मैंने एस, तो अब मेरे पास में एस के कितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट है, 10 ऑब्जेक्ट्स हैं। उसमें से मैं पूछ रहा हूं कि कितने रिकॉर्ड मुझे एंटर करने हैं। जैसे मैंने एंटर किया 5, तो मैं उसमें से कितने ऑब्जेक्ट यूज करने वाला हूं, उसमें से मैं 5 ऑब्जेक्ट यूज करना हूं। जिस तरीके से सेम हम लोग एरे के साथ में क्रिएट करते हैं, हम 100 का एरे क्रिएट कर सकते हैं, 10 ब्लॉक उसमें से एक्सेस कर सकते हैं। देन हम लोगों ने उसको कॉल किया एस ऑफ आई डॉट सेट। ऑफकोर्स आपको पता है एरे बनाया हुआ है तो आपको एस ऑफ आई लिखना पड़ेगा, एस ऑफ आई डॉट सेट। तो ये क्या करेगा, उस एस ऑफ आई में पर्टिकुलर क्या करेगा, एक एक ऑब्जेक्ट में उसका सेट के थ्रू क्या करेगा, वैल्यू एंटर करेगा, नेम, आईडी और परसेंटेज कह के उसमें डेटा डालेगा। देन हमने स्टूडेंट रिकॉर्ड को हमको डिस्प्ले करना है, तो सेम हमें क्या करना है, फिर एस ऑफ आई डॉट शो को आपको कॉल करना है। तो जैसे एस ऑफ आई डॉट शो, तो शो में क्या लिखा है हमने, उस डेटा को प्रिंट किया है। इस तरीके से क्या हो जाएगा, आपका डेटा प्रिंट होते जाएगा। So let me run this code so you people have a clarity. एंटर हाउ मेनी रिकॉर्ड्स यू वांट टू स्टोर। अभी हमने क्या किया था कि ऑब्जेक्ट्स का जो है 10 का एरे क्रिएट किया था, तो 10 का एरे क्रिएट किया था, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट एरे जो है 10 टाइप्स के, तो मैं 10 ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकता हूं। मैं उसमें से 4 रिकॉर्ड स्टोर करना चाहता हूं। तो एंटर स्टूडेंट आईडी, ठीक है, स्टूडेंट नेम, परसेंटेज है उसका, देन स्टूडेंट आईडी है मेरे पास में, देन उसका नेम है, देन उसका परसेंटेज है, देन स्टूडेंट आईडी है मेरे पास, देन उसका जो है नेम है मेरे पास, देन हम लोगों ने उसका एक परसेंटेज स्टोर किया है, ठीक है। देन मेरे पास में स्टूडेंट आईडी है 14 नाम का, स्टूडेंट नेम है कोई जे नाम का, और परसेंटेज है मान लीजिए 56, ऐसे कुछ मेरे पास परसेंटेज है। और इस तरीके से क्या किया हमने, स्टूडेंट का डेटा जो हमने प्रिंट किया हुआ है। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट एरे का आप लोग यूज कर सकते हैं इन केस ऑफ प्रोग्रामिंग। देन हमारा नेक्स्ट टास्क है ऑब्जेक्ट असाइनमेंट इन सी प्लस प्लस। तो सिमिलरली जो वेरिएबल असाइनमेंट होता है, सो लाइक अ वेरिएबल असाइनमेंट वी कैन आल्सो असाइन वन ऑब्जेक्ट इनटू अनदर ऑब्जेक्ट। मान लीजिए कि अभी क्या होता है कि मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उस ऑब्जेक्ट में मैंने कुछ डेटा डाला, लाइक कुछ उसका वैल्यू चेंज किया मैंने, उसमें कुछ आईडी या नेम ऐसे कुछ वेरिएबल्स है, उसमें मैंने यूजर से लेके वैल्यू अपडेट किया। मैं क्या चाहता हूँ, उसका रेफरेंस असाइन करना चाहता हूँ दूसरे ऑब्जेक्ट में, और दूसरे ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करना चाहता हूँ। तो ये भी पॉसिबल है इन केस ऑफ C++ by using object assignment in C++। तो
तो ऑब्जेक्ट असाइनमेंट में सिंपल एक छोटा सा प्रोग्राम है हमारे पास में, दो मेरे पास में डेटा है इंट ए और फ्लोट बी, इसको सेट नाम के वेरिएबल सेट नाम के फंक्शन में हमने क्या किया, इसमें हम लोग वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं। आई और जे की वैल्यू कहां से आने वाली है, तो आई और जे की वैल्यू जो है मेन से आने वाली है। देन हमने क्या किया, ए और जे में उसकी वैल्यू असाइन कर दिया। शो नाम के फंक्शन में इस ए और बी का वैल्यू हमने डिस्प्ले कर दिया। एक नंबर जो मेरा क्लास है, क्लास का नाम क्या है मेरा यहाँ पे नंबर, तो नंबर के मैंने यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए n1 और n2। n1 डॉट सेट किया, तो n1 डॉट सेट और 22 और 88.7 कॉपी मतलब मैंने उसको पास किया है एज अ आर्गुमेंट। तो ये क्या करेगा, कॉपी करेगा। 22 कहां पे कॉपी करेगा गाइस, तो 22 कॉपी करेगा आई में। 88.7 कहां पे कॉपी होगा, 88.7 कॉपी होगा जे में। फिर आई और जे की वैल्यू ए और बी में रिस्पेक्टिवली क्या हो जाएगी, असाइन हो जाएगी। तो ये किसके लिए असाइन हुई, ये सिर्फ असाइन हुई है n1 के लिए, ना कि n2 के लिए। तो अगर मैं ऐसा लिखता हूं n1 असाइंस टू n2, तो सेम कॉपी जो सेम जो डेटा है वो क्या हो जाएगा, किसके पास आ जाएगा, अब आपका आ जाएगा वो n2 के पास में। तो n2 भी पॉइंट करेगा सेम वैल्यूज को। तो जब मैं n1 डॉट शो और n2 डॉट शो जब मैं करूंगा तो आपके पास में सेम आउटपुट आएगा 22 और 88.7, आपका दोनों बार वही सेम आउटपुट आएगा जो n1 के साथ में। इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग, एक ऑब्जेक्ट का वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट में क्या कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। Then object as a function argument. Object as a function argument is what? It is possible to send object as a function argument to the function just like any other variable, a variable send to the function. तो आपको पता है कि हम लोग फंक्शन के अंदर में क्या करते हैं, कुछ वेरिएबल हम लोग लिखते हैं और मेन किससे हम लोग कुछ वैल्यू पास करते हैं। सिमिलरली आप एक ऑब्जेक्ट को भी एक फंक्शन को डायरेक्टली पास कर सकते हैं, तो ये भी पॉसिबल है इन केस ऑफ C++. So let me discuss an example so you people have again clarity. तो मेरे पास में एक टाइम नाम का क्लास है, हमारे पास में क्या है, एक टाइम नाम का क्लास है। एक मेरे पास में पब्लिक डेटा है HR और MN, मतलब R और मिनट्स नाम का हमारे पास में क्या है, दो वेरिएबल है। सेट नाम का एक फंक्शन है जिसमें मैं A और B का वैल्यू यूजर से लेने वाला हूं, ठीक है, और उसमें हम लोग HR और मिनट हम लोग सेट करने वाले हैं। मेरे पास में एक एड टाइम नाम का एक फंक्शन है, वो फंक्शन इस क्लास से कोई बिलोंग नहीं करता है, एड टाइम नाम का सेपरेट फंक्शन है मेरे पास में। इसके दो आर्गुमेंट मैंने पास किए टाइम टाइप के। इसका टाइप क्या है, टाइम। क्लास को मैंने एज अ टाइप यूज किया है, तो इसका मैंने एक ऑब्जेक्ट पास किया T1 और इसको एक ऑब्जेक्ट पास किया T2, ठीक है। फिर T1 और T2 मैंने जैसे पास किया, तो आपको पता है कि T1 में जब भी मैं इसको सेट को कॉल करूंगा तो इसमें कुछ वैल्यू पास होगी, तो T1 और T2 के लिए भी वो वैल्यू आ जाएगी। देन मैं क्या कर रहा हूं, T1.mn प्लस T2.mn, मतलब T1 का मिनट्स और T2 का मिनट्स को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया और M में स्टोर कर दिया, ठीक है। फिर R जो है, जो नंबर ऑफ आवर्स है, उसको मैंने डिवाइड किया M डिवाइड बाय 60। तो आवर्स मुझे अगर कैलकुलेट करना है, तो जितने भी मेरे पास टोटल मिनट्स है उसका मुझे आवर्स कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, तो उसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि मेरे पास में 130 मिनट्स है, सपोज कीजिए कि मेरे पास में 130 मिनट्स है, उसको मैं 60 से डिवाइड करता तो मेरे पास आर कितने निकलेंगे, 2 आवर्स निकलेंगे। तो ऑफकोर्स मुझे मिनट्स भी निकालना पड़ेगा, तो मिनट्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है मेरे पास में, आप उसका रिमाइंडर फाइंड कर लीजिए। तो रिमाइंडर फाइंड करूंगा तो मुझे बाकी के मिनट्स मिलेंगे, मतलब 2 आवर्स 10 मिनट्स मिलेंगे इस तरीके से। तो हमने क्या किया, फिर आवर्स में T1.HR और T2.HR को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, मतलब जो भी आवर्स है हमने टोटल आवर्स को कैलकुलेट कर दिया T1 और T2 में जितना पास हुआ, और जो मैंने आवर्स कैलकुलेट किया उसको भी मैंने क्या कर दिया, कॉपी कर लिया, मतलब उसमें क्या कर दिया, मैंने ऐड कर दिया। और हम लोग क्या कर रहे हैं, टोटल टाइम अभी हम प्रिंट कर रहे हैं कि टोटल टाइम कितना निकला RH, और जो मिनट्स है, जो मैंने बैलेंस जो मिनट्स बचने वाले थे वो मिनट्स में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। मतलब जो यूजर से आवर्स आएंगे तो आवर्स के साथ में आवर्स का एडिशन कर देंगे, जो मिनट्स आएंगे तो मिनट्स को मिनट्स मिला के आवर्स में कन्वर्ट करके और उसका जो मिनट्स बैलेंस बचता है उसको हम लोग डिस्प्ले कर देंगे। अभी हम लोग आते हैं मेन फंक्शन में। तो मेन फंक्शन में आप देखिए कि मेरे पास में जो है एक सेट नाम का फंक्शन है, और उस सेट नाम के फंक्शन में हमने 3 और 42 पास किया। तो 3 और 42 पास किया तो उसमें एक कॉपी हो गया। देन T2 नाम का जो ऑब्जेक्ट है उसमें भी वो कॉपी हो गया। तो T1 और T2 के लिए मेरे पास में अलग अलग टाइप के जो है ऑब्जेक्ट्स के लिए मेरा अलग अलग टाइप का मेमोरी क्रिएट होगा, और उसमें जो है आपका आवर्स और मिनट क्या हो जाएगा, उसमें स्टोर हो जाएगा। देन हम लोगों ने क्या किया, T1.HR को कॉल किया, T2.HR को कॉल किया। तो ये रिस्पेक्टिवली जो आवर्स और T1 का जो आवर्स है वो प्रिंट होगा और T2 का जो आवर्स है वो प्रिंट होगा। उसके बाद हम लोग उसी में क्या कर रहे हैं, T1 डॉट मिनट्स और T2 डॉट मिनट्स। तो उसके बाद में T1 डॉट मिनट्स और T2 डॉट मिनट्स में क्या हो जाएगा, उसका मिनट्स प्रिंट हो जाएगा। फिर हमने यहाँ पे नीचे क्या कॉल किया, जो ओरिजिनल वैल्यूज है वो पहले प्रिंट करेगा आपका। देन हमने एट टाइम में क्या किया कि एट टाइम में T1 और T2 को पास कर दे। तो T1 और T2 को पास कर दे तो T1 का वैल्यू इस T1 में कॉपी हो जाएगा, T2 का वैल्यू इस T2 में कॉपी हो जाएगा, और ये जो मैंने अभी एक्सप्लेनेशन दिया ये क्या करेगा, अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। इस तरीके से क्या करेंगे हम लोग, टोटल नंबर ऑफ जो टाइम है वो क्या कर सकते हैं,
चेक कर सकते हैं कि कितना टोटल नंबर ऑफ टाइम आया. सो लेट मी रन दिस कोड सो यू पीपल हैव अगेन क्लियरिटी. सो मेरे पास में दो वैल्यूज पास किया था मैंने यहाँ पे कि T1 में पास किया था 3 hours 42 minutes, 4 hours 40 minutes. इसको टोटल टाइम ऐड किया तो कितना हुआ 8 hours 22 minutes. इस तरीके से जो है हमको क्या करना है कि टाइम्स को जो है ऐड करना है. कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है गाइस जो आपको सॉल्व करने हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो आपको करना क्या है कि अरिथमेटिक नाम का फॉर एग्जांपल हमने एक क्लास क्रिएट किया, उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नाम के आपको 4 क्लास क्रिएट करने. फंक्शन आउटसाइड क्लास का कॉन्सेप्ट यूज करके आपको उसके डेफिनेशन आउटसाइड क्लास लिखनी है, फिर ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या करना है उसको एक्सेस करना है. आप उसको स्विच केस के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, बट आपको क्लास ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट यूज करना है. देन नेक्स्ट टास्क है फैक्टोरियल, पावर और स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना है यूजिंग क्लास ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट. तो आपको 3 फंक्शन बनाने हैं, फैक्टोरियल, पावर और स्क्वायर रूट. ठीक है, इसके नाम के आपको 3 अलग अलग फंक्शन बनाने हैं क्लास के अंदर, और उसमें जो है आपको वैल्यू पास करके क्या करना है ऑपरेशन परफॉर्म करना है. इसके ऑलरेडी लॉजिक जो है हम लोगों ने एक्सप्लेन कर चुके हैं. ठीक है, तो सेम कोड आपको यूटिलाइज करना है. और अगर ये बेस्ट प्रैक्टिस अगर एक और कर सकते हैं आप लोग तो कीजिए. इसमें करना क्या है आपको कि स्विच केस आपको यूज करना है. स्विच केस में आप ऑप्शन दीजिए 1 फॉर फैक्टोरियल, 2 फॉर पावर एंड 3 फॉर स्क्वायर रूट, और उसके रिस्पेक्टिवली क्या कीजिए उसके केस में उसके फंक्शन को कॉल कर दीजिए. सो इट इज अ बेस्ट प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस की आप इस तरीके से अगर आप करते हैं तो.